Hello everyone, welcome to Lit Summary World. This is Jyoti Chaudhary, and today we are going to do a poem written by Robert Frost, Home Burial. And it was published in 1914. So let's start. We will only do the summary. पहले कुछ important information देख लेते हैं related to the poem. Home Burial was first published in 1914 in Robert Frost collection north of Boston. सो हमें पता होना चाहिए कुछ ही जो है पोएम्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वही हम करने वाले हैं। तो ये पोएम्स कौन से कलेक्शन में आई है थोड़ा सा अगर माइंड में रखेंगे तो अच्छा है, कई बार क्वेश्चंस आ जाते हैं। एंड जो ये कलेक्शन है इनका नॉर्थ ऑफ बॉस्टन वाज हिज सेकंड बुक ऑफ पोइट्री, इनकी सेकंड बुक थी पोइट्री की। तो 1910 के अराउंड इन्होंने इस पोएम को लिखा है। और ये कहाँ से इन्हें इंस्पिरेशन मिली है इस पोएम को लिखने की, तो हमने इनकी बायोग्राफी में भी पढ़ा था कि इन्होंने अपनी लाइफ में काफी ज्यादा डेथ देखी है, बहुत सारी ट्रेजेडीज देखी हैं। तो उन्हीं में से एक ट्रेजेडी थी जिससे कि इंस्पायर होकर इन्होंने ये पोएम लिखी है। So, it is inspired by a personal tragedy. The poem is believed to be influenced by the death of Frost and his wife Eleanor's first child, Eliot. इनका जो फर्स्ट चाइल्ड था इलियट, उसकी डेथ हो गई थी बिकॉज ऑफ कॉलेरा बीमारी की वजह से 1900 में। एंड उसकी एज भी उस टाइम पर सिर्फ 4 साल की थी। तो इसी वजह से इसी इंसिडेंट के बाद जो है इनकी लाइफ में काफी ज्यादा दुख आ गया था, काफी ज्यादा इमोशनली डिस्टर्ब्ड थे, जिससे कि इंस्पायर होकर इन्होंने अपनी ये पोयम लिखी है। नाउ सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल। तो पहले हम देखेंगे लिटरल मीनिंग क्या है, कि जब हम देखते हैं पोएम का नाम तो उसका डायरेक्ट क्या मीनिंग हमें समझ में आता है, एंड देन हम देखेंगे कि सिंबॉलिक हिडन मीनिंग क्या है उसके पीछे। सो लिटरल मीनिंग क्या है? रेफर्स टू द बैरियल ऑफ कपल्स चाइल्ड इन अ स्मॉल फैमिली ग्रेवयार्ड विजिबल फ्रॉम देयर होम। सो होम बैरियल, होम मतलब कि घर, बैरियल मतलब कि जब किसी को दफना दिया जाता है डेथ के बाद, तो उसे हम कहते हैं बैरियल। सो होम बैरियल, यही हमें मीनिंग समझ में आता है। लिटरल मीनिंग तो कि कपल है एक, उनका जो बच्चा है उसकी डेथ हो चुकी है और एक छोटे से फैमिली ग्रेवयार्ड, ग्रेवयार्ड मीन्स की कब्रिस्तान, उसमें दफना दिया गया है उसको, और ये इनके घर से दिखाई भी देता है एज डिस्क्राइब्ड इन द पोएम। ये हम पोएम में देखेंगे। इन रूरल न्यू इंग्लैंड इट वॉज कॉमन टू bury family members on one's property, making the title a direct reference to this sitting। और उस टाइम पर ये काफी कॉमन था कि किसी फैमिली मेंबर्स को उनकी ही प्रॉपर्टी में जो है बैरी कर दिया जाता था, दफना दिया जाता था। यही जो है ट्रेडिशन इसमें दिखाया गया है। नाउ इसका सिंबॉलिक मीनिंग क्या है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पर। So, the title suggests the death of more than just the child। तो ये सिर्फ एक चाइल्ड की, उनके बच्चे की डेथ की बात नहीं हो रही है। इट implies the burial of couples emotional connection, कि जब उनके बच्चे की डेथ हो गई है उसके बाद जो कपल है, जो हस्बैंड वाइफ है, इनका जो कनेक्शन था, इमोशनल कनेक्शन था, वो किस तरीके से खोता जा रहा था। कंप्लीटली जो है ये एक दूसरे से दूर होते जा रहे थे। इनका जो कम्युनिकेशन है वो कम हो रहा था, कम्युनिकेशन बैरियर था वहां पर, ये एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे थे एक दूसरे की फीलिंग्स, एक दूसरे को ये फेस ही नहीं कर पा रहे थे अपने बच्चे को खोने के बाद। सो यही इसका सिंबॉलिक मीनिंग है। एंड देयर होम एज अ प्लेस ऑफ लव एंड यूनिटी। द ग्रीफ हैज क्रिएटेड अ डिवाइड। अब जो ग्रीफ क्या होता है, दुख, इस दुख की वजह से इनके बीच में एक डिवाइड आ गया था, एक दरार आ गई थी, थ्रेटनिंग टू डिस्ट्रॉय देयर रिलेशनशिप। और अब इनको क्या डर था कि जो इनकी रिलेशनशिप है, जो इनकी मैरिड लाइफ है, वो भी खत्म हो जाएगी जस्ट बिकॉज ऑफ दिस ग्रीफ एंड दिस ट्रेजिडी। नाउ समरी देखते हैं। होम बैरियल इज अ नरेटिव पोएम। नरेटिव पोएम क्या होती है? जिसमें एक कहानी छुपी होती है, एक कंप्लीट कहानी आपको बताई जाएगी इस पोएम में। अबाउट अ हस्बैंड एंड अ वाइफ, एक हस्बैंड वाइफ की कहानी है। स्ट्रगलिंग विद द डेथ ऑफ देयर यंग चाइल्ड, स्ट्रगल कर रहे हैं, इनके छोटे से बच्चे की डेथ हो चुकी है और अब ये स्ट्रगल कर रहे हैं, ये भुला नहीं पा रहे हैं। देखिए, लॉस तो लॉस होता है, किसी की भी डेथ होती है, और अपने बच्चे को खो देना इज द बिगेस्ट लॉस दैट यू कैन फेस इन द वर्ल्ड। The poem begins with the husband seeing his wife Amy। एमी जो है इनके वाइफ का नाम है, नेम्स जो है हमें ध्यान में रखने चाहिए। एट द टॉप ऑफ द स्टेयर्स। अब देखिए, आप इसमें फर्स्ट स्लाइड में देखिए, ये जो वाइफ है ये यहाँ पर खड़ी है, यहाँ ऑन द टॉप, ओके। जो हस्बैंड है ये यहाँ नीचे है। तो इसमें क्या दिखाया गया है कि जो स्टेयर्स है ये इनका डिस्टेंस दिखा रहे हैं, इनके रिलेशनशिप में जो डिस्टेंस आया है, दैट इज व्हाट इज शोन हेयर यूजिंग दिस पिक्चर, ओके। सो यही हम देखते हैं, सेटिंग भी यही रखी गई है। जो एमी है वो स्टेयर्स के ऊपर खड़ी हुई है और जिनका हस्बैंड है वो नीचे खड़ा हुआ है। और जो एमी है जो ऊपर खड़ी है, लुकिंग आउट अ विंडो विद फियर, वो एक विंडो की तरफ देख रही है, डरी हुई सी है। शी इज स्टेयरिंग एट द ग्रेव ऑफ देयर चाइल्ड, वो अपने जो
उनका बच्चा है जिसकी डेथ हो चुकी है, उसकी ग्रेव को देख रही है, उसकी कब्र को देख रही है। Buried in a small family graveyard visible from their house. द हस्बैंड क्लाइम्स द स्टेयर। अब जो हस्बैंड है वो ऊपर जाता है अपनी वाइफ के पास, आस्किंग व्हाट शी सीज। उससे पूछता है कि तुम क्या देख रही हो, बट शी रिफ्यूजेस टू शेयर हर फीलिंग्स। वो मना कर देती है अपनी फीलिंग्स को शेयर करने के लिए। ओवरवेल्म बाय ग्रीफ, क्योंकि वो इतनी ज्यादा दुखी है कि वो कुछ भी बोलना नहीं चाहती है। ही रियलाइजेज शी इज लुकिंग एट चाइल्ड्स ग्रेव एंड ट्राइज टू टॉक अबाउट देयर लॉस। वो अब क्या होता है कि वो रियलाइज करता है कि ये जो है अपने बच्चे की कब्र की तरफ देख रही है, और वो कोशिश करता है कि वो उससे बात करे कि जो लॉस उन दोनों ने ही फेस किया है, वो उसके बारे में बात करना चाहता है उससे, लेकिन वो है उसको कंप्लीटली रिजेक्ट कर देती है, वो बिल्कुल भी बात करने के लिए तैयार नहीं है। सेइंग ही कांट अंडरस्टैंड हर पेन। और वो कहती है कि तुम जो है मेरे दर्द को समझ ही नहीं सकते हो। शी फील्स ही वॉज टू कैजुअल वेन ही डग द ग्रेव हिमसेल्फ। उसे लगता है कि जब उनके बच्चे की जो ग्रेव है, जब उसकी खुदाई करी जा रही थी, उसके हस्बैंड ने खुद की थी, तो उसे लगता है उसकी वाइफ को कि उसने बहुत ही कैजुअल तरीके से कर दी थी, और उसके हस्बैंड को कोई दुख ही नहीं हुआ था अपने बच्चे को खोने का। दिस इज व्हाट द वाइफ इज थिंकिंग, एंड हिज मेमोरी फ्यूल्स हर एंगर एंड एलिनेशन। और इस बात को सोच सोचकर उसको और ज्यादा गुस्सा आता है उसकी वाइफ को, एमी को, और उसको और ज्यादा अकेला फील होता है, एलिनेटेड फील होता है। द हस्बैंड प्लीड्स विद हर टू शेयर हर ग्रीफ एंड नॉट शट हिम आउट। और जो हस्बैंड है वो उसको रिक्वेस्ट करता है, उसको प्लीड करता है, ठीक है, गिड़गिड़ाता है कि तुम प्लीज अपना जो ग्रीफ है, जो अपना दुख है, वो मेरे साथ शेयर करो, तुम मुझे ऐसे चुप मत करवाओ। बट शी फील सफोकेटेड एंड वांट्स टू लीव द हाउस। लेकिन उसे जो है वहां पर सफोकेटेड फील हो रहा है, घुटन महसूस होती है उस घर में, और वो उस घर को छोड़कर चली जाना चाहती है। ही बेग्स हर टू स्टे एंड टॉक। और जो हस्बैंड है वो फिर से उसे कहता है कि तुम रुक जाओ और तुम मुझसे बात करो। बट शी ओपन्स द डोर टू लीव। लेकिन वो दरवाजा खोलती है और वहां से जाने की कोशिश करती है। एंड ही थ्रेटन्स टू ब्रिंग हर बैक बाय फोर्स। लेकिन अब जो हस्बैंड है वो उसे फोर्सफुली, उसे डराता भी और फोर्सफुली उसे जो है वापस घर के अंदर लाने की कोशिश करता है। द पोएम एंड्स अनरिजॉल्व। और यहीं पर जो है पोएम खत्म हो जाती है, कोई सोल्यूशन हमें लास्ट में देखने को नहीं मिलता है। विद द कपल अनेबल टू ब्रिज द गैप क्रिएटेड बाय देयर ग्रीफ। और उनका जो गैप था वो उसको ब्रिज नहीं कर पाए थे। ब्रिज नहीं कर पाए थे मतलब कि उसको, ब्रिज का मतलब होता है पुल, मतलब कि वो उसको कंप्लीट नहीं कर पा रहे थे। जो उनका कम्युनिकेशन बैरियर था वो एक दूसरे को नहीं एक्सप्रेस कर पा रहे थे कि क्या उनकी एक्चुअल प्रॉब्लम है। और यहीं पर जो है ये पोएम खत्म हो जाती है। नाउ लेट्स डू द एनालिसिस। द पोएम एक्सप्लोर्स हाउ ग्रीफ कैन फ्रैक्चर रिलेशनशिप्स, की ग्रीफ दुख की वजह से कैसे रिलेशनशिप जो है उसमें दरार आ सकती है। टर्निंग अ होम इनटू अ प्लेस ऑफ इमोशनल डेथ। जो घर है, जो कि एक लविंग प्लेस मानी जाती है, होम, वो अब कैसे ग्रीफ की वजह से एक इमोशनल डेथ का रूप ले लेता है। होम बैरियल इज नॉट जस्ट द चाइल्ड्स ग्रेव बट द बैरियल ऑफ कपल्स कनेक्शन। तो ये सिर्फ एक बच्चे की डेथ के बारे में नहीं है, इवन जो कपल है उनका जो कनेक्शन है उसकी भी यहाँ पर डेथ हो चुकी है। थीम्स क्या क्या है इसमें? ग्रीफ की थीम हमने देखी है, दुख बहुत ज्यादा, इवन वहीं से इंस्पायर होकर इसे लिखा गया है। कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन है कि वो दोनों आपस में बात नहीं कर पा रहे हैं, एक दूसरे को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को। यही मेन रीजन है कि उनके रिलेशनशिप में जो है अब डिस्टेंस आता जा रहा है। जेंडर रोल से यहाँ पर मतलब है कि जो मेल है वो अलग तरीके से अपना ग्रीफ, अपना दुख जो है एक्सप्रेस करते हैं, और जो फीमेल होती है वो अलग तरीके से करती है। आइसोलेशन मीन्स अकेलेपन की जो थीम है इसमें दिखाई गई है, और मैरिटल कॉन्फ्लिक्ट की हमने देखा ही है कि उनकी शादी में जो है कॉन्फ्लिक्ट्स आने लगे हैं। सिंबोलिज्म इंपॉर्टेंट हो जाता है जब पोएम्स की बात आती है। ग्रेवयार्ड, हमने देखा है ग्रेवयार्ड यहाँ पर क्या सिंबलाइज कर रहा है? रिप्रेजेंट्स डेथ एंड द परमानेंट प्रेजेंस ऑफ लॉस इन कपल्स लाइफ। की परमानेंटली एक जो लॉस है वो इनकी लाइफ में अब आ चुका है। अब इनका बच्चा जो है उसकी डेथ हो चुकी है, और जो मर गया वो कभी वापस नहीं आता है। तो जो ये लॉस है ये हमेशा इनकी लाइफ में रहने वाला है, और डेथ को रिप्रेजेंट किया गया है। द स्टेयरकेस, इसके बारे में तो हमने ऑलरेडी बात कर ली थी स्टार्टिंग में। सिंबलाइजेस द इमोशनल डिस्टेंस, कि जो वाइफ है वो ऊपर खड़ी हुई है और जो हस्बैंड है वो नीचे खड़ा हुआ है। तो जो ये स्टेयर्स हैं वो क्या शो कर रही है? वो डिस्टेंस दिखा रही है इनके रिलेशनशिप का, बैरियर दिखा रही है बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ। देन द विंडो सजेस्ट एमीज फिक्सेशन ऑन द पास्ट। जो एमी है वो पास्ट पर फिक्स हो गई है, उसकी जो मेमोरी है वो उसको भुला ही नहीं पा रही है, कैसे उसके बच्चे की डेथ हुई है, या फिर कैसे जो उसका हस्बैंड है उसकी ग्रेव को बहुत ही कैजुअली डिग कर रहा था। तो वो आगे बढ़ना ही नहीं चाहती है, एंड हर इनएबिलिटी टू मूव फॉरवर्ड।
एंड देन द लैच, लैच का मतलब होता है कुंडी जो हम यूज करते हैं गेट को बंद करने के लिए। रिप्रेजेंट एमीज डिजायर टू एस्केप, तो ये लैच यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट करती है, एमी की जो डिजायर है एस्केप करने की, वो वहां से चली जाना चाहती है, भाग जाना चाहती है, बिकॉज उसको यहाँ पर बहुत ज्यादा सफोकेटिंग फील होता है, उसे बहुत ज्यादा दुख फील होता है अपनी मैरिज में। सो आई गेस या दैट इज द एंड। सो आई होप आपको समझ आई होगी। बहुत ही इंटरेस्टिंग सी पोयम है, एक कहानी ही है सॉर्ट ऑफ। तो आई थिंक भूलने वाली भी कोई चीज इसमें नहीं है, काफी शॉर्ट तरीके से आई हैव ट्राइड टू एक्सप्लेन इट टू यू। सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू वेरी मच।